नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। जावा प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो कंसेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज एन थ्योरी, मतलब वन काइंड ऑफ कंसेप्ट इज देयर, और जो कि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है जिसमें इम्प्लीमेंट होता है, जिसमें वन ऑफ द लैंग्वेज इज जावा ऑल्सो। तो जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफाइन किया गया है, तो उसको जावा कैसे यूज़ करता है और कौन कौन से ऐसे फीचर्स है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आप सी प्लस प्लस में भी पढ़ते हो, अगर आप पाइथन पढ़ते हो तो पाइथन में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। तो उसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को मैं विथ रिस्पेक्ट टू जावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा जावा से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, ताकि क्योंकि कमेंट्स के बेस पर मैं जो भी मॉडिफिकेशन या जो भी सजेशन होता है उसको मैं इम्प्लीमेंट करके अपने वीडियोस को थोड़ा सा और भी इंटरेक्टिव बनाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है? सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ओप्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जानने के पहले उन चीज़ों को जानना जरूरी है, क्योंकि किसी के कंपैरिजन्स में जब हम बात करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है। तो ये अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करते हैं तो हमको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उससे पहले जो प्रोग्रामिंग होता था उसको हम लोग बोलते थे दैट इज नोन एज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम कैन बी थॉट ऑफ एज ए कोड। यानी यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, इस पे आपको ध्यान देना है कि जब भी हम लोग जो होता है कि जो भी हमारे दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम और जो भी ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता था, तो उसमें हम लोग जो होता है इस पे ध्यान देते हैं कि डेटा को बेस करके हम लोग उस पर क्या एक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो एक्शन यानी एक्टिंग ऑन डेटा, यानी डेटा पे एक्टिंग करते थे। यानी हमारे पास डेटा था, मतलब हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाते थे जो कि डेटा को खेलता था, डेटा के साथ एक, मतलब डेटा के सिक्योरिटी पे कोई ध्यान नहीं रहता था हमारे पास। हमारे पास डेटा होता था और डेटा के साथ कोई भी खेल सकता था, कोई भी प्रोग्राम उस डेटा को यूज करता था। इसको हम लोग बोलते थे प्रोसीजर। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग का जो इंपॉर्टेंस होता था वो प्रोसीजर पे होता था, ना कि डेटा पे होता था। डेटा के साथ कोई बाउंडेशन नहीं था, हम डेटा के साथ खेलते थे, डेटा के साथ एक्टिंग करते थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड। सो इट कैरेक्टराइज ए प्रोग्राम एज अ सीरीज ऑफ लीनियर स्टेप्स। और अगर हम प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात करते हैं तो इसमें जो भी स्टेटमेंट होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि वन बाय वन फॉलो होता है। तो इसीलिए प्रोसीजर ओरिएंटेड के कंसेप्ट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वो होता है कि डेटा का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होता है, कोई भी प्रोग्राम्स उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, यानी हम एक्टिंग ऑन डेटा के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। और दूसरा जो होता है जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, लीनियर स्टेप्स होते हैं, इसको हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड बोलते हैं। अब आते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। तो जो प्रॉब्लम्स प्रोसीजर ओरिएंटेड में दिख रहा है, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि डेटा का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, डेटा को कोई भी प्रोसीजर या कोई भी जो प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि हम अगर डेटा को इंपॉर्टेंस दें ना कि प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शन को या कोड को, तो कैसे पॉसिबल होगा। सो oops रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीजर। यहाँ जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है ये जो हो रहा है कि एक्टिंग ऑन डेटा के कंसेप्ट को हटा देना, यानी उसको हम लोग नेग्लिफाई करना, यानी उसको हटाना है कि हम डेटा के इंपॉर्टेंस को ज़्यादा देंगे, डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, न कि एक्शन को या कोई प्रोसीजर को। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए प्रोसीजर ओरिएंटेड के कंसेप्ट में जो प्रॉब्लम्स है उसको हटाने के लिए oops को ला गया है। अब आते हैं कि oops ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम अराउंड इट डेटा। तो इससे आपको समझ में आ गया कि अराउंड इट डेटा नॉट एक्टिंग ऑन डेटा। तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इन दोनों के बीच में आपके पास एक रिलेशंस आ रहे हैं कि एक तो होता है एक्टिंग ऑन डेटा प्रोसीजर में, और दूसरा होता है अराउंड ऑन डेटा। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे वो
डेटा को रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, यानी जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा उस डेटा को बेस करके हम प्रोग्राम्स बनाएंगे, और वो जो प्रोग्राम होता है वो डेटा के इंटीग्रिटी को, डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स को वो फॉलो करेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को नेग्लेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब होता है कि हम एक डेटा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बॉस की तरह ट्रीट करेंगे और उसके चारों ओर जो भी होंगे वो एम्प्लॉइज होगा, तो यानी इस तरीके से वो काम करेगा। तो दैट्स तो इसका मतलब होता है ये जो चीजें होती है इस चीज को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एंड ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंटरफेस, जो मैंने आपको बोला कि अराउंड इट्स डेटा, इसका मतलब होता है जो एम्प्लॉइज है उस एम्प्लॉय को हम लोग बोलेंगे कि डिफाइंड एम्प्लॉइज आर देयर एंड डिफाइंड इंटरफेस ऑन द डेटा विल बी क्रिएटेड। तो इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारे प्रोग्राम्स को या सारे कोड को डेटा के सराउंडिंग क्रिएट किया जाता है, और अगर हम बात करते हैं तो वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भी होता है और उसके सराउंडिंग कोड्स भी होते हैं, एंड एज वेल एज जो आप बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती है, वेल डिफाइंड इंटरफेस एंड एज वेल एज डेटा। सो इन दो चीजों पे आपको ध्यान देने हैं जो मैंने आपको बॉक्स में रिप्रेजेंट किया है कि एक्टिंग ऑन डेटा मीन्स प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अराउंड इट्स डेटा मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। A language in which everything represent in the form of object are called OOPS। तो इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को लेके सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया था। एवरीथिंग विल बी रिप्रेजेंट बाय ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सारी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम OOPS लैंग्वेज की यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो जावा इज वन काइंड ऑफ ए प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट एक चीज और इम्पॉर्टेंट होता है जावा के बारे में, जावा इज नॉट ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बोला गया है कि ये ट्रूली मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। C++ से अगर हम बात करेंगे तो कंपैरेटिवली जावा इज मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज देन C++, बट ये इट्स नॉट ए ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ OOPS। अगर हम OOPS की बात करते हैं तो अभी जो हमने देखा पिछले स्लाइड में, उसमें हमने देखा कि OOPS का मतलब क्या होता है और OOPS को क्यों लाया गया और OOPS के क्या बेनिफिट्स है जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं था। तो इस चीज को यहाँ पे देखा गया। अब आते हैं कि OOPS अगर हम फॉलो करते हैं या कोई लैंग्वेज जो होता है OOPS के कंसेप्ट को फॉलो करता है, तो वो OOPS के कंसेप्ट होते कौन कौन से हैं। तो आ जाते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। मैं ऑलरेडी आपको बोला हूं कि जो OOPS का कंसेप्ट होता है वो अराउंड द डेटा होता है, यानी डेटा के सराउंडिंग काम होता है। तो इसका मतलब होता है कि डेटा का एब्स्ट्रैक्शन, डेटा को हाइड करके रखना, डेटा को सेफ रखना और डेटा के सराउंडिंग सारे इंटरफेसेस को क्रिएट करना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा होता है कि अगर हम डेटा यानी कंसेप्ट को बनाते हैं, यानी हम ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो होता है जो कि ऑब्जेक्ट से सारे कंसेप्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सारे प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट जो होता है किसी को बिलोंग करता है, तो उसी चीज को हम लोग क्लास बोलते हैं। तो क्लास इज वन काइंड ऑफ डेटा टाइप्स, यू कैन से दैट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। एंड क्लास बनने के बाद जो उसके इंस्टेंसेस बनते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब उसके बाद आता है इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कंसेप्ट है इनकैप्सुलेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है और उसके से रिलेटेड उसके ऑपरेटेड जो इंटरफेसेस होते हैं, इनको जब हम एक साथ बाउंड करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इसका मतलब है क्लास का जो बनना होता है, क्लास का जो बनना है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अगर हम बात करते हैं क्लास से ऑब्जेक्ट बनता है, यानी क्लास अगर आपने बनाया तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उससे उसके इंस्टेंसेस को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इनकैप्सुलेशन के बाद जो उसका एंड रिजल्ट है वो हमारा क्लास कहलाता है। तो इसका मतलब है इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस इन विच the data and the surrounding interface, yeah, working on the data means interface that are working on the data when are going to be encapsulate, encapsulation form में convert होता है, यानी एक तरीके से बाउंड होता है
जिसके बाद जो होता है उसका एंड रिजल्ट जो होता है क्लास होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन प्रोसेस का जो एंड रिजल्ट होता है वो क्लास कहलाता है, और फिर क्लास से ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम बात करेंगे इनहेरिटेंस जो होता है वो रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऑलरेडी अगर आपने कोई क्लास बना लिया है, उससे आप एक नया क्लास बना सकते हैं, तो इसका मतलब है उसको इनहेरिट कर सकते हैं किसी पुराने क्लास को, एग्जिस्टिंग क्लास को, जिससे क्या होगा कि आपका जो कोड है, कोड जो होता है रिड्यूस हो जाता है, यानी बार बार आपको एक ही कोड को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और लास्ट इंपॉर्टेंट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज ए कंसेप्ट जिसमें क्या होता है वन नेम मेनी जॉब्स, यानी एक नाम से आप मल्टीपल एक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, विच मीन्स दैट कि आप जो होता है एक ही मेथड के नाम, जैसे जनरली प्रोग्रामिंग में बोला जाता है कि एक प्रोग्राम के अंदर दो मेथड के नाम सेम नहीं हो सकते, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कंसेप्ट दिया गया है कि वन नाम मेनी जॉब्स, यानी आप एक ही नाम को अलग अलग क्लास के माध्यम से एक साथ मर्ज करके भी चला सकते हैं, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट में आता है। जब हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में तो और अच्छे से डिटेल में जानने मिलेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। बस अभी के लिए यही जान के रखिए, वन नेम पॉली मतलब मल्टीपल, जैसे पॉलिनोमियल्स होता है उसे पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म मतलब एक रूप, मॉर्फ मतलब होता है पॉलीमॉर्फ, मॉर्फ दो चीजों से मिलकर बनता है। मॉर्फ का मतलब होता है कि कन्वर्ट हो जाना, अपने आप को मॉर्फिंग इज अ टेक्निक्स, यानी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाना। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, यानी वन नेम मल्टीपल जॉब्स, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये जो तीन चीजें होती है, दीज आर कॉल्ड थ्री पिलर्स ऑफ ओप्स। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब तक उप्स के कंसेप्ट को नहीं कहलाएगा, या उप्स के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करेगा, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं कहलाएगा जब तक उनमें ये तीन पिलर्स नहीं होते हैं। तो ये हमेशा तीन पिलर्स के नाम से जाना जाता है, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। दैट्स ऑल। व्हाट आर क्लास एंड ऑब्जेक्ट? अब जैसे हमने देखा कि इनकैप्सुलेशन प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको हम लोग क्लास बोलते हैं, फिर क्लास से हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो क्लास इज द सिनोनिम्स विद द डेटा टाइप्स, तो इसलिए बोला गया है कि क्लास इज वन ऑफ द काइंड ऑफ डेटा टाइप्स। जैसे कि हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, ये सब जो होता है हमारे पास, जैसे बुलियंस होता है जावा में, तो ये सब हमारे पास वेल डिफाइंड जो होता है बेसिक डेटा टाइप्स है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप्स होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो वेरिएबल को फॉलो करके काम करता है, और वेरिएबल का मतलब होता है कि वो किसी ना किसी डेटा टाइप को फॉलो करेगा। इसलिए बोला गया है कि क्लास इज द सिनोनिम्स विद द डेटा टाइप्स। ऐसा बोल सकते हो कि क्लास इज वन काइंड ऑफ डेटा टाइप्स, और ऐसे भी हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि इट इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो ऑब्जेक्ट इज लाइक ए वेरिएबल। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंपल एक वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब होता है अगर क्लास अगर डेटा टाइप्स हो गया तो उससे बने हुए जो भी इंस्टेंट है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट इज ए वेरिएबल। द डेटा टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सम क्लास। तो इसका मतलब होता है कि जो भी डेटा टाइप होता है वो किसी न किसी क्लास को बिलोंग करता है। नेक्स्ट वन आते हैं रिफर टू एज एन इंस्टेंस। तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट को हम लोग एक और भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, और यू कैन से दैट इट इज रिफर टू का मतलब होता है इसको हम एक दूसरे नाम से भी पहचान सकते हैं। इट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। सो ऑब्जेक्ट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इट इज बिलोंग्स टू सम डेटा टाइप्स। दिस डेटा टाइप्स का मतलब होता है सम क्लास डेटा टाइप्स। क्लासेस कंटेन्स। तो क्लासेस अगर हम बनाते हैं, यानी इनकैप्सुलेशन प्रोसेस में क्लास जब बनता है इनकैप्सुलेशन प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहला तो होता है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ द डेटा टाइप्स, क्योंकि हमारा जो भी प्रोग्राम्स होता है वो डेटा टाइप्स पे होता है। तो इसीलिए हमको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, यानी जो उसके अंदर जो डेटा हम डिफाइन करते हैं उसका इंपॉर्टेंस होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हमको देना पड़ता है कि किस टाइप का होगा। दूसरा होता है द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब मेथड्स, यानी द इंटरफेस फॉर द प्रोग्रामर्स हु जस्ट वांट टू यूज द डेटा टाइप्स। यानी हमने जो डेटा टाइप्स, अब यहाँ पे ये आता है कि ये डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? ये डेटा टाइप्स हर तरीके का डेटा टाइप्स होते हैं। यानी ये क्लास जो होता है
बहुत सारे डेटा टाइप्स को कंटेन कर सकता है। इवन अगर हम बात करते हैं तो क्लास जो होता है एक और क्लास के डेटा टाइप्स को भी वो कंटेन कर सकता है। क्लास के डेटा टाइप्स यानी एक क्लास के अंदर हम क्लास डेटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं, एज वेल एज हम दूसरे बेसिक डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर, ये भी। तो ये फर्स्ट पॉइंट में आपको पता चला इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डेटा टाइप। दूसरा, जब हमने डेटा टाइप्स डिफाइन कर दिया यानी हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, तो उन वेरिएबल को ऑपरेट करने के लिए उन डेटा को बेस करके जो हमारे पास मेथड्स बनेंगे, जो एक्शन परफॉर्म होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। तो उस इंटरफेस को जनरली इंटरफेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम आउटर वर्ल्ड से यानी किसी दूसरे फंक्शन से उसको कॉल करेंगे तो वो उस क्लास के साथ कैसे इंटरफेस करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, तो इसी को बोला जाता है इंटरफेस। इन अनदर वर्ड यू कैन से दैट वट एवर द प्रोग्राम यानी कौन से एक्शन परफॉर्म करना है उन डेटा टाइप्स में, उस चीज को हम लोग एज इंटरफेस ट्रीट करते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे, वो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अब आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट आर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब ये बोला जाता है, जनरली बोलते हैं, जबकि ये नहीं होता, बहुत सिंपल वे में इसको समझा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो डेफिनेटली इट इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बिकॉज यूजुअली मल्टीपल पीसेस ऑफ इंटरनल डेटा, क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा होते हैं वो मल्टीपल पीसेस होते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल पीसेस का मतलब ये होता है कि कुछ डेटा जो होता है हम उसको पब्लिकली क्रिएट कर सकते हैं, कुछ डेटा को प्रोटेक्ट बना सकते हैं, कुछ डेटा को प्राइवेट बना सकते हैं। तो इसका मतलब होता है हर चीज को आपको हैंडल करना पड़ेगा क्लास के अंदर, यानी मल्टीपल एक्सेस फैसिलिटीज आर देयर इन ए क्लास। तो यानी मल्टीपल एक्सेस अगर आपके पास होता है तो बहुत सारी चीजों के इफ्स एंड बट्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफाई। जैसे कि अगर सपोज कर लो आपने किसी डेटा को पब्लिक बना दिया तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं इसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज कर लो किसी को प्राइवेट बना दिया ना, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी दूसरे फंक्शन में अगर आप उसको, जो कि क्लास का पार्ट नहीं है, किसी अदर फंक्शन से उसको अगर एक्सेस करना चाहते हो तो ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट डेटा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यानी आपको हर चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया है कि ऑब्जेक्ट्स आर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड वेरियस बिहेवियर कैरिड आउट बाय वाया द मेथड। जैसे मैंने अभी समझाया कि अगर आप किसी मेथड के थ्रू किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, अगर वो प्राइवेट हुआ तो ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइवेट डेटा है और किसी और मेथड से तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा, तो उसको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते हो, तो यानी उस कोड को आप लिख ही नहीं सकते। तो ये सब जो चीजें होती है ये जो होता है इस वजह से ऑब्जेक्ट को जो होता है कॉम्प्लेक्स। तो इन कंक्लूजन मैं यही बताना चाहता हूं कि क्लास इज वन काइंड ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जैसे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं उसी तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। फिर दूसरा, क्लास अगर एक डेटा टाइप्स है तो क्लास से बनने हुए जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। सो मीन्स दैट ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंस ऑफ दैट वेरिएबल, दैट मीन्स इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। यानी ऑब्जेक्ट को ये बोला जा सकता है कि ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंस ऑफ एन सम क्लास, जो भी होता है। और तीसरा हमने देखा कि क्लास के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, डिफरेंट डेटा टाइप्स यानी डिफरेंट डेटा आप क्रिएट करते हो इंक्लूडिंग क्लास डेटा ऑल्सो। और दूसरा, जो भी डेटा आप डिक्लेयर करते हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग मेथड्स को भी आप डिजाइन करते हो। और लास्ट में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, वन काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। तो मैंने ये भी बताया कि किस वजह से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। आते हैं नेक्स्ट, क्लास बनाया कैसे जाता है। जैसे जावा के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसमें कोड कैसे लिखते हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला होता है कि डिक्लेरेशन डेटा टाइप आइडेंटिफायर। क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे कि सपोज कर लो आपके पास ऑलरेडी एक बने हुए क्लास है रेक्टेंगल, मैंने मान लिया, तो उसके थ्रू अगर आपको उसको डिफाइन करना है तो आप देख सकते हैं कि ये जो होता है दिस इज ए क्लास और दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे हम अगर किसी क्लास से किसी को डिक्लेयर करना है तो इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन, क्रिएशन। तो क्रिएशन करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ डिक्लेयर किया तो यहाँ पे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप में देयर विल बी नो मेमोरी एलोकेशन फॉर दिस डिक्लेरेशन। हमने सिर्फ क्लास के फाइल से यानी रेक्टेंगल नाम के क्लास से हमने R1 नाम का एक डेटा डिफाइन किया, मतलब एक वेरिएबल डिफाइन किया है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। इस आइडेंटिफायर को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट नहीं किया अभी तक, हमने डिक्लेयर किया है। इफ यू वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट मीन्स दैट आपको उस ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा।
तो हाउ इट विल बी पॉसिबल, तो दैट विल बी पॉसिबल थ्रू दिस न्यू ऑपरेटर। तो इसका मतलब डिक्लेयर करना काफी नहीं है, उसको आपको एग्जिस्टेंस में लाना है, तो उसको मेमोरी एलोकेट करना है। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए ये सेकंड स्टेप है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। तो इन दोनों स्टेप्स को मिला के अगर हम बात करेंगे तो हमारा काम पूरा होता है। तो यानी 2 स्टेप प्रोसेस है, एक में आपका डिक्लेरेशन हो रहा है और फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में आपका जो होता है असाइनमेंट ऑफ एलोकेशन, यानी एलोकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एलोकेशन जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कहलाता है, यानी क्लास के नाम का ही होता है बट एक कंस्ट्रक्टर यानी एक मेथड की तरह ट्रीट होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं और स्पेसिफाइड सम कंस्ट्रक्टर। तो इसमें 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो चीजें है ये क्लास का नाम कहलाता है और उसी क्लास के नाम का जब हम बात करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अगर दोनों चीजों को एक साथ करना है, एक लाइन में अगर करना है, तो आपके पास ऑप्शन होता है, यू कैन सी दैट। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये जो मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो हमने यहाँ क्रिएट किया था यानी ये फर्स्ट पार्ट हुआ, और साथ में अगर हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि दोनों को अलग अलग 2 लाइन में डिक्लेयर करने की बजाय यू कैन डिक्लेयर कम असाइनमेंट ऑपरेशन, मतलब डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कैन बी पॉसिबल इन सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में पॉसिबल है। अब आ जाता है बिहेवियर। अब बिहेवियर का मतलब होता है जब आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर दिया, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कर दिया, नाउ कम टू द पॉइंट यू कैन एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके अंदर के कंटेंट मतलब डेटा एज वेल एज उसके अंदर जो बने हुए मेथड जो कि डेटा पे बने हुए हैं उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो कैसे एक्सेस किया जा सकता है, यू कैन सी दैट। आप यहाँ पे सिंपल हम लोग लिखते कैसे है, आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए जो आपने क्रिएट किया है, उसके बाद ये डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ता है, उसके बाद आप जो भी डेटा टाइप से, अगर पब्लिक डेटा है तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट है तो नहीं कर सकते, और अगर आपने पब्लिक मेथड्स बनाए हैं, इंटरफेस बनाए हैं तो उसको आप इस तरह से, तो इस तरह से 3 मेन पार्ट होता है इसमें। एक तो होता है ऑब्जेक्ट का नाम, देन डॉट ऑपरेटर एंड देन मेथड का नाम। तो ये हो गया बिहेव, यानी किस तरह से आप किसी क्लास को मतलब एक्सेस कर सकते हो, क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस कर सकते हो। उसी तरह से आपके पास सेकंड ऑप्शन में भी वही चीज दिया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 चीजें आपके पास एक तरीके से डिक्लेयर भी हो रहा है, S2 डिक्लेयर हो रहा है, और दूसरा R2 के अंदर अगर कोई मेथड है यानी कोई वैल्यू है वो स्ट्रिंग में यानी S2 नाम में कन्वर्ट भी हो रहा है। तो यानी बहुत सारे हमारे पास सिंटेक्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम लोग अलग अलग ट्रीट करने के बजाय एक ही लाइन में लग करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि R2 में एक सेकंड ऑप्शन है, यानी सेकंड आपके पास स्ट्रिंग यानी ऑब्जेक्ट है उसको असाइन कर रहा है, किसमें, एक S2 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा है। यानी S2 क्या है, वो स्ट्रिंग क्लास से बना हुआ एक अनदर ऑब्जेक्ट। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, कोडिंग करते हैं। जैसे क्लास पर्सन हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हमने एक डेटा टाइप डिफाइन किया स्ट्रिंग नेम, यानी एक फर्स्ट डेटा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। उसके बाद हमने सेकेंड डेटा टाइप हमने क्रिएट किया है डेटा, यानी एज नाम से बना। तो यानी हमारे पास अगर हम बात करेंगे डेटा की जिसको लेके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में स्ट्रेस दिया जाता है कि डेटा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट डेटा है, स्ट्रिंग यानी नेम और एज। अगर हमने देखा है तो ये दोनों जो होता है डिक्लेयर हुआ है। तो डिक्लेयर क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट अगर हमने कुछ प्रोवाइड नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट दैट विल बी ट्रीटेड एज ए पब्लिक, यानी ये पब्लिक टाइप में डिक्लेयर हो गया। तो यानी इसको हम लोग बाहर से एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस डेटा टाइप को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस डेटा टाइप के वैल्यूज को इंप्लीमेंट करने के लिए, शो करने के लिए, यूज करने के लिए उसने एक मेथड क्रिएट किया। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। तो उसने एक इंटरफेस बनाया व्हिच इज आल्सो नोन एज अ फंक्शन और मेथड। तो उस इंटरफेस के थ्रू देख सकते हैं कि एज को एक्सेस किया है और साथ में उसने नेम और एज को यूज किया है शो करने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो चीजें मैंने आपको समझाया वो सारी चीजों को एक क्लास में उसने बना दिया। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि पर्सन नाम का उसने एक क्लास बनाया जिसमें 2 पार्ट हो गए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया,
और ये जो हो गया आपका सेकेंड पार्ट, यानी सेकेंड पार्ट क्या हो गया, इंटरफेस। तो ये दो चीजों से क्लास बन गया। अब उसको अगर यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं कि उस क्लास को एक्सटेंड कर सकता हूं। यहाँ पे एग्जांपल से समझा रहा है कि उस क्लास को उसने एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करने के बाद जो होता है उसने क्या किया, रीयूजेबिलिटी को दिया। जैसे मैंने आपको बताया इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस प्रोसेस हो रहा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस होता ही है, तो उस इनहेरिटेंस को यहाँ किया गया है। उसने खुद का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डेटा एक्स जो भी है उसने यहाँ क्रिएट किया है। अब जाते हैं जो मैंने वहां बना दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब जाते हैं नेक्स्ट कि एक पर्सन जो मैंने क्लास बनाया है उससे एक ऑब्जेक्ट बनाया जॉन। अब उस जॉन को मैंने क्या किया, मेमोरी एलोकेट कर दिया। मेमोरी एलोकेट करने के लिए मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर का यूज किया। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके मैंने मेमोरी, तो इसको आप वन लाइन में भी लिख सकते हो, दोनों को एक साथ मर्ज करके वन लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो होता है मैंने जॉन डॉट नेम इक्वल्स टू जॉन स्मिथ लिख दिया। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो पब्लिक था, तो इसीलिए मैं इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखिए एक्सेस करने का तरीका में मैंने बताया था 3 पार्ट होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट नेम इज जॉन, एंड देन डॉट ऑपरेटर, एंड देन वेरिएबल का नाम। यहाँ पे मेथड का नाम भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम, एंड देन असाइन। हमने इसको डायरेक्टली असाइन कर दिया। उसी तरह से जॉन डॉट एज में भी 3 चीजें होती है, जॉन इज एन ऑब्जेक्ट, डॉट ऑपरेटर, एंड एज इज एन वेरिएबल। एंड देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड पर्सन जॉन इक्वल्स टू न्यू पर्सन। अनदर वे अगर हम बात करेंगे, जैसे मैं बात किया था, अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जॉन्स बर्थडे। तो ये जो हमने 2 अलग अलग तरीके देखा, ये अनदर वे है, पहला वाला वे। यानी यहाँ पे आपको यूनिकनेस क्या दिखेगा, यहाँ पे यूनिकनेस में ये दिखेगा कि यहाँ पे हमने 2 अलग अलग लाइन में रिप्रेजेंट करने के बजाय इसको सिंगल लाइन से प्रेजेंट किया। बाकी सब वही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जॉन डॉट बर्थडे भी आपने यूज किया, तो यहाँ पे भी वही चीज होता है, ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट ऑपरेटर, एंड देन इंटरफेस नेम, और यू कैन से दैट मेथड नेम। अब जाते हैं कुछ बिल्ट इन क्लासेस के बारे में देखते हैं, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। बिल्ट इन क्लासेस में क्या होता है, जैसे जावा बहुत सारे हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जो ऑलरेडी बने हुए क्लासेस है, उस पर हमको उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं, उसको एक्सेस करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्लास, ऑलरेडी वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट क्लास, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। सेकेंड वन इज मैथ क्लास भी होता है, जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस सारे सॉल्व होते हैं। इंटीजर, कैरेक्टर एंड डबल क्लास आर देयर, इस नाम से भी क्लास होते हैं। सिस्टम नाम से क्लास होते हैं, जैसे कि आउटपुट हमको देना होता है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं। एरेज नाम का भी क्लास होता है, जो एरे के सारे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। स्कैनर नाम का इस क्लास होता है, जिससे कि हम सारे इनपुट प्रोसेस, यानी कीबोर्ड से जो इनपुट लेते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं। फाइल नाम का क्लास होता है। ऑब्जेक्ट नाम का भी क्लास होता है, यानी हम जो क्लास बनाते हैं वो वन काइंड ऑफ क्लास बनने के बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम का भी क्लास होता है, जो सुपर क्लास, मतलब सबसे ऊपर जो क्लास होता है जावा प्रोग्रामिंग में वो ऑब्जेक्ट नाम का होता है। फिर रैंडम क्लास भी होता है। तो दीज आर द सम क्लासेस आर देयर जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे आया, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लाया गया है। उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डेफिनेशन में जो उसके कंसेप्ट में ये देखा गया है कि कौन कौन सी 3 चीज़ें होती है, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट पिलर के बारे में हमने पढ़ा। पहला है इनहेरिटेंस, दूसरा होता है आपका इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। तो ये 3 चीज़ें जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा 3 पिलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और उसके बाद हमने देखा कि क्लास क्या होता है, और हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, और क्लास और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हमने बेसिक डेटा टाइप से उसको समझना है कि इसमें आइडेंटिफायर कौन सा कहलाता है, और इस तरह से। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे करके हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे करके क्लास क्रिएट करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि जो हमारे पास कुछ वेल लाइब्रेरीज होते हैं, जिसमें से कुछ क्लासेस के नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के बारे में जानने को मिला, तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो पे कमेंट्स डेफिनेटली लिखिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो डेफिनेटली पुट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको
इम्प्रूव कर सकूँ, इम्प्लीमेंट कर सकूँ। एंड एट द लास्ट मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन सभी को धन्यवाद।